नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तराखंड सरकार ने ब्लैक फंगस को किया महामारी घोषित। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। प्रदेश में महामारी के प्रोटोकॉल के तहत होगा ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों संग की कोविड की रोकथाम और बचाव कार्यों की समीक्षा। कहा, कोविड की वजह से माता पिता को खो चुके बच्चों की मदद करेगी राज्य सरकार। देहरादून कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने प्राइवेट और सरकारी चिकित्सालयों के प्रबंधकों के साथ की वर्चुअल बैठक। चिकित्सकों को दिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश। नैनीताल में प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने जांच और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के दिए आदेश। और ऊखीमठ से रवाना हुई द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर की डोली। सोमवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ 6 माह के लिए खोले जाएंगे भगवान मद महेश्वर के कपाट। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड राज्य में ब्लैक फंगस को अब महामारी घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में उत्तराखंड शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल प्रदेश में ब्लैक फंगस से मरने वाले मरीजों की संख्या 5 हो गई है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी होने लगी है, जो सरकार के सामने किसी भी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा, उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने भारत सरकार से भी मदद मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। श्री उनियाल ने कहा कि अब उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मरीजों का अटल आयुष्मान कार्ड से भी इलाज किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि हम ब्लैक फंगस के जो हमारे पेशेंट हैं जो आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित है उनको भी कवर किया जाएगा। इसमें भी संख्या बढ़ रही है। सरकार इसके लिए तो शीघ्र से शीघ्र इंजेक्शन की व्यवस्था के लिए सरकार की संकल्प है कि जो इसको इलाज के लिए इंजेक्शन चाहिए। हमारे यहाँ भी 2 फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, लेकिन क्योंकि भारत सरकार की टीमों ने उनका मुआयना किया है और इंस्पेक्शन करने के बाद भारत सरकार की रिकमेंडेशन के बाद वो दवाइयाँ भी उपलब्ध हो जाएंगी। और जो हमने भारत सरकार से दवाइयाँ मांगी है संभवतः आज दवाइयाँ पहुँच जाए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोविड की रोकथाम और बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ऐसे बच्चों के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए जिनके माता पिता या परिवार के मुखिया की मृत्यु कोविड के कारण हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे बच्चों की सहायता की जा सके, इसके लिए जल्द से इनका चिन्हीकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर के लिए तैयारियों को शीघ्रता से धरातल पर लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोविड के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, फिर भी हमें पूरी तरह से सावधान रहना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कालाबाजारी को रोकने के लिए लगातार जरूरी कार्रवाई की जाए। ई संजीवनी का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इसे और अधिक सुदृढ़ और प्रचारित बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत को दोहराया। उन्होंने नगर निकायों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग को इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी। वहीं मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड को लेकर अधिक ध्यान देने की बात कही। साथ ही प्रस्तावित और निर्माणाधीन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को जल्द पूरा किया जाए। कैबिनेट मंत्री और जनपद देहरादून के कोविड-19 प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने जनपद के महत्वपूर्ण और बड़े प्राइवेट चिकित्सालयों के प्रबंधकों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक के जरिए उन्होंने कोविड-19 महामारी और ब्लैक फंगस से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों और भविष्य में आने वाली संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी लेते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। श्री जोशी ने सभी अस्पतालों को सामान्य निर्देश दिए कि प्रत्येक अस्पताल अपने सभी मेडिकल स्टाफ को ब्लैक फंगस के इलाज, मरीज को उपचार देने के तौर तरीके और बरती जाने वाली सावधानियों को साझा करें। साथ ही सभी अस्पताल बेहतर इलाज और उसके बेहतर परिणाम को भी एक दूसरे से साझा करें। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने जिला प्रशासन को ये भी निर्देश दिए कि कोरोना और ब्लैक फंगस महामारी से निपटने के लिए प्राइवेट अस्पतालों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए उपकरण या अन्य प्रकार की अगर कोई आवश्यकता हो तो उसमें हर संभव सहयोग प्रदान करें। बैठक में वरिष्ठ चिकित्सकों ने ब्लैक फंगस से प्राथमिक सुरक्षात्मक उपायों से जुड़े अपने अनुभवों को भी इस दौरान साझा किया।
द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर की डोली आज अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से अपने धाम के लिए रवाना हो गई है। परंपरा और रीति रिवाजों के साथ पहले दिन डोली राकेश्वरी मंदिर रांची में पहुंची। सोमवार को विधिवत पूजा अर्चना और परंपरा के साथ 6 माह के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। इस बार भी कोरोना के चलते डोली को गाड़ी से रांची तक ले जाया गया। आज मुख्य पुजारी शिवलिंग द्वारा सभा मंडप में भगवान का श्रृंगार करके भोग मूर्ति को उत्सव डोली में विराजमान किया गया, जिसके बाद गोंडार के हक हकूकधारियों द्वारा चल विग्रह उत्सव डोली को लाल पीले वस्त्रों और फूल मालाओं से सजाया गया। भगवान मद्महेश्वर की डोली आज ऊखीमठ से रांची के लिए प्रस्थान कर गई है। मैं क्षेत्रीय जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया, प्रशासन का काफ़ी सहयोग किया और हमारे पुलिस बल ने भी काफ़ी मुस्तैदी से यहाँ पर कार्य किया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं और भगवान मद्महेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि क्षेत्रवासियों को इस कोरोना की भयावह महामारी से बचाए। मद्महेश्वर की डोली ओंकारेश्वर मंदिर से जो है हमारे जो मंगोलचारी तक जो है पहला जाएगी और मंगोलचारी में अर्घ लगाने के बाद जो है राशि गाँव पहुँचेगी। रथ के द्वारा राशि गाँव पहुँचे और राशि गाँव वालों को सबको हमने कोविड नियमों के पालन के लिए पहले ही निर्देशित किया जा चुका है। तो आज रात्रि विश्राम मद्महेश्वर भगवान की राशि माई मंदिर में रहेगी। पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के प्रणेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते रोज श्री बहुगुणा के निधन पर शोक प्रकट करते हुए ट्वीट कर लिखा, सुंदरलाल बहुगुणा का निधन संरक्षण के क्षेत्र में एक गौरवशाली अध्याय का अंत है। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित वो मूल रूप से एक गांधीवादी थे। राष्ट्रपति ने कहा कि अपने आप में एक किंवदंती बहुगुणा ने संरक्षण को एक जन आंदोलन बना दिया। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शोक व्यक्त करते हुए शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि वयोवृद्ध पर्यावरण संरक्षक हिमालय के पर्यावरण की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी के निधन से एक युग का अंत हो गया। उन्होंने आगे लिखा कि श्री बहुगुणा का निधन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने पुण्यात्मा को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही परिजनों और सहयोगियों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, बहुगुणा जी से पर्यावरणविदों की पीढ़ियों ने प्रेरणा ली। उनका महान कृतित्व भविष्य में भी समाज को मार्ग दिखाता रहेगा। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि बहुगुणा जी का मानना रहा कि पर्यावरण ही हमारी अर्थव्यवस्था को स्थायित्व देता है, यही हमारी भावी प्रगति का मंत्र होना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विख्यात पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हमारे देश के लिए एक चिरस्मरणीय क्षति है। उन्होंने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के हमारे सदियों पुराने लोकाचार को सामने लाने का काम किया। उनकी सादगी और करुणा की भावना को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। मेरे विचार उनके परिवार और कई प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। रामनगर में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने आज आयुष रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल इस आयुष रथ के जरिए क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमितों और लक्षण वाले मरीजों को आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही पीड़ित लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके, इसके लिए उन्हें आयुष किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। आयुष रथ योजना सरकार की ओर से ये प्रत्येक गांव में जाएगी और जो होम आइसोलेट हैं या जो हमारे कोरोना क्वारंटाइन है उनको ये किट के माध्यम से वितरण ये किया जाएगा। और सरकार आगे भी बहुत सी योजनाओं को कार्रवाई कर रही है कोविड के लिए। आयुष के नोडल अधिकारी डॉक्टर हरीश खुलबे ने जानकारी दी कि क्षेत्र में आयुष कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के साथ आयुष कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके द्वारा औषधि वितरण का कार्य किया जा रहा है। हमें आयुष रथ के माध्यम से जन जन तक जो लोग हमारे कोविड से प्रभावित हैं उन लोगों की चिकित्सा की जा सके आयुर्वेद के माध्यम से, उन्हें आयुष किट की उपलब्धि कराई जा रही है सरकार की ओर से और उसमें हम लोग निरंतर सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। और आगे भी ये जब तक हमारे यहाँ कोविड चलता रहेगा तब तक आयुष अपना पूरी तरीके से अपने बल के साथ कार्य करेगा।
कोरोना संक्रमण के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए लोग लगातार आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में बागेश्वर में एक निजी संस्था ने जिला अस्पताल को कोरोना से निपटने के लिए मेडिकल उपकरण प्रदान किए ताकि इन उपकरणों का प्रयोग मरीजों के लिए किया जा सके। संस्था द्वारा जिला चिकित्सालय को 2 लाख रुपए की कीमत के पल्स ऑक्सीमीटर, व्हील चेयर, थर्मामीटर, डिजिटल बीपी मशीन समेत विभिन्न उपकरण प्रदान किए गए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। दिल्ली में क्योंकि बहुत सारी मारामारी थी, उसके बावजूद भी हमने कोशिश करके जितना हमसे हो पाया वो हमने यहाँ पर उपलब्ध कराया। आज जिला अस्पताल में डीएम साहब के द्वारा माननीय विधायक जी हैं, माननीय शिव सिंह जी हैं, उनके साथ हमने ये सारा सामान दिया है। आगे भी यदि कुछ भी यहाँ पर ज़रूरत होगी तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, जो हमारे से हो पाएगा हम पूरा उसका सहयोग करेंगे कोविड टाइम के लिए। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने संस्था द्वारा मरीजों के उपचार के लिए जिला अस्पताल को प्रदान की गई सामग्री के संबंध में आभार व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने भरोसा जताया कि लोगों के सहयोग से जल्द कोरोना संक्रमण से देश पार पाएगा। इस मौके पर जिलाधिकारी ने 9 ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे काफ़ी सारा कोविड के प्रबंधन के से संबंधित मटेरियल दिया गया है, जिसमें व्हील चेयर्स भी हैं, जिसमें ऑक्सीमीटर्स भी हैं, थर्मोमीटर्स भी हैं, नेबुलाइजर्स भी हैं। ऐसे काफ़ी सारा सामान, एक पूरी लिस्ट इन्होंने दी है। और ये हमारे यहाँ पे वैसे प्रबंधन के हिसाब से हमने काफ़ी प्रोक्योरमेंट हमारे खुद से भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें आवश्यकता होती है कि आने वाले टाइम में अगर संक्रमण से केसेस बढ़ते हैं तो उसमें जो हमारी आवश्यकता होगी तो उन सब में इनको यूज़ किया जाएगा। तो मैं बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। क्षेत्रीय विधायक चंदन रामदास ने भी संस्था का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान कोविड संक्रमण के इस दौर में ये आवश्यक है कि सभी मिलजुल कर कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि जनपद स्तर पर बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हों ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सबके सहयोग से आज यहाँ पर एक सामान उपलब्ध कराया है। मैं कंट्री वाइड परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उपयोग में लाई जा रही आइवरमेक्टिन टैबलेट की 12 लाख की खेप आज चमोली जिले में पहुंची। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, N95 मास्क, PPE किट, कोविड एंटीजन टेस्ट किट के साथ ही अन्य आवश्यक सामान को गोपेश्वर पीजी कॉलेज में बनाए गए भंडारण केंद्र से सभी 9 ब्लॉकों में भेज दिया गया। ब्लॉक स्तर पर इस सामान के छोटे पैकेट तैयार कर BLO के माध्यम से हर परिवार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे ने बताया कि कोविड से सुरक्षा के दृष्टिगत जिले में 137 ANM, 663 आशा, 53 MLHP, 535 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और BLO के माध्यम से क्षेत्र की ग्राम पंचायतों, तहसीलों और ब्लॉकों को ये सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें मुख्यतः कोविड किट्स हैं। कोविड किट्स MOICs के माध्यम से जो पॉजिटिव लोग हैं उनको दिए जा रहे हैं, और जो आइवरमेक्टिन 100% पॉपुलेशन को देने के लिए निर्देश हैं शासन के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, मुख्य सचिव महोदय के। तो उसके अनुसार हमारे करीब 4 लाख की पॉपुलेशन इस जनपद में है, और उस 4 लाख की पॉपुलेशन को हम BLOs के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को जो 15 साल से ऊपर के हैं उनको 6 गोली देनी है, और जो 10 से 15 साल के हैं उनको 3 गोली देनी है। कोविड की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने आयुष 64 आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण किया है। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और सेवा भारती के सहयोग से बनाई गई आयुष 64 औषधि का बीते रोज वर्चुअल उद्घाटन किया। इसी क्रम में प्रदेश के साथ ही अल्मोड़ा जनपद में ये दवा अब निःशुल्क लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अल्मोड़ा में आयुष नोडल अधिकारी डॉक्टर अजीत तिवारी ने बताया कि आयुष 64 दवा हल्के बुखार और तीव्र बुखार में भी लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि जनपद में आशा और ANM के सहयोग से इसे वितरित किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा आयुष 64 का क्लिनिकल ट्रायल किया गया है, जो काफी सफल रहा है।
उसके बाद इस IU-64 को हमारे उत्तराखंड राज्य में निःशुल्क वितरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और आयुष मंत्री द्वारा निर्गत कराने की सहमति दे दी गई है। और सेवा भारती के द्वारा अभी हमें 2 लाख IU-64 का किट हमें मिल रहा है, जो हम इसको निःशुल्क पूरे उत्तराखंड में बांटेंगे। और इसके बाद भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसे खरीद कर भी दे सकते हैं। ये औषधि जो भी माइल्ड पेशेंट कोविड पॉजिटिव की हैं, चाहे मॉडरेट हैं, उन सबको दी जाएगी। और जितने भी विषम ज्वर हैं उनमें भी इसका काफी अच्छा लाभ देखा जा रहा है। और निश्चित ही आने वाले समय में ये IU-64 आयुष अच्छा किट ये हमारे जितने भी पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको लाभकारी सिद्ध होगी। कुमाऊं में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। यहां ब्लैक फंगस का पहला मरीज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती है, जिनका इलाज जारी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत के मुताबिक हर मरीज पर स्वास्थ्य विभाग की कड़ी नजर है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी में मरीजों का नोटिफिकेशन करना बेहद जरूरी है। उन्होंने जानकारी दी कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए उपयोग में लाए जाने वाले इंजेक्शन की डिमांड स्वास्थ्य महानिदेशक को भेज दी गई है। हालांकि उन्होंने बताया कि अब तक 20 इंजेक्शन सुशीला तिवारी अस्पताल को उपलब्ध करा दिए गए हैं। ब्लैक फंगस का जो एक पेशेंट है वो सुशीला तिवारी में भर्ती है और बहुत अच्छे से उसकी देखभाल की जा रही है। हमें राज्य स्तर से 20 इंजेक्शंस मिले थे और हालांकि उनके द्वारा और मांगी गई थी, पर जो हमें राज्य सरकार के द्वारा महानिदेशक के द्वारा जो 20 इंजेक्शंस मिले थे वो हमने सुशीला तिवारी को उपलब्ध करा दिए गए। पंडित राम सुमेर शुक्ल मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में भर्ती कोविड संक्रमित मरीजों की दिन रात देखभाल करने वाले डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों का आज क्षेत्र की सामाजिक संस्थाओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर कोरोना वार्ड में कार्यरत नर्स नूरिन वैली ने कहा कि इस तरह के स्वागत से उनका मनोबल और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि पहले वो अपनी क्षमता का 100% सेवा भाव में देती थी, लेकिन वही इस आयोजन से अब वो 200% देने का प्रयास करेंगे। हमको हमारा आज मनोबल बहुत बड़ा है क्योंकि हम इतना 2 महीने से इसमें लगे हुए हैं, मरीजों की जानें जा रही हैं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, 100% बेस्ट दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर किसी के घर की कोई हानि हो जाती है, कोई पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, तो हम लोगों को थैंक यू बोल के नहीं जाते। लेकिन आज जो हमारा सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हमारे पर फूल मालाएं डाली गई और फूलों से हमारा स्वागत करा गया, तो हमको लगा कि हमको और इससे भी अच्छा, अगर हमने आज 100% दिया है तो हमको लग रहा है कि हम कल को 200% अच्छा अपना बेस्ट दें। हमारा बहुत मनोबल बढ़ा और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। वहीं नर्स रोमा नास ने भी संस्थाओं के प्रयास को सराहा और इसे एक अच्छी पहल बताया। आज हमें जिस तरीके से सम्मान दिया गया हमें बहुत अच्छा लगा और हमारा बहुत ही मनोबल बढ़ा है। इससे हमको लगता है कि हमको और भी अच्छा करना चाहिए पेशेंट के लिए। कोटद्वार के थल सेना भर्ती कार्यालय लैंसडॉन द्वारा बीते दिसंबर माह में सेना में भर्ती का आयोजन किया गया था। इस भर्ती में गढ़वाल मंडल से 40,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया था। भर्ती के कई चरणों से गुजरने के बाद उत्तीर्ण युवाओं को आज से सेना में भर्ती के नियुक्ति पत्र मिलने शुरू हो गए हैं। कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी और कोरोना कर्फ्यू के कारण युवाओं के कॉल लेटर में पुरानी तिथि को संशोधित कर नई तिथि अंकित कर दी गई है। सेना भर्ती कार्यालय लैंसडॉन के निदेशक कर्नल विनीत वाजपेयी ने बताया कि आने वाले सभी युवाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें 14 दिन के लिए कोटद्वार में क्वारंटीन किया जाएगा। जो भी बच्चे आ रहे हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ये पूरे के पूरे मार्केट एरिया या किसी सिविल एरिया में ना जाए। जितने कैंडिडेट्स हैं ये पूरे जसवंत द्वार में रिपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे हर बच्चे का टेम्परेचर चेक हो रहा है, उनको डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, उनके सामान को भी डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, उनके शूज पे ब्लीचिंग पाउडर स्प्रे कराया जा रहा है। बच्चों को गाइडलाइन ये दी गई है कि जो भी बच्चा अगर कोई कैंडिडेट कोरोना पॉजिटिव है बाई चांस, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट ना करे। उसको ठीक होने के बाद, नेगेटिव रिपोर्ट लाने के बाद हम फिर नई तारीख दे देंगे। सेना में भर्ती हुए उत्तरकाशी के युवा जितेंद्र पवार बताते हैं कि ये उनका चौथा और अंतिम प्रयास था। अपनी कड़ी मेहनत से वो बेहद खुश हैं। सर महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि हमारे लास्ट अटेम्प्ट था और काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, क्योंकि हमने 4 बार अटेम्प्ट किया भर्ती के लिए, पर ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट था। फिर इसमें हमने कड़ी मेहनत की और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पर जब आज मतलब कि लास्ट अटेम्प्ट में अगर पास होता है तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वो झेल चुका उस बात को
उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है और वो यहाँ तक पहुंचा है। नैनीताल जनपद के कोविड प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत लगातार जनपद भ्रमण कर कोविड संक्रमण जांच, वैक्सीनेशन, चिकित्सालयों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखल कांडा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पदमपुरी का आज उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री भगत ने चिकित्सा अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को क्षेत्रों में जाकर कोविड की सघन जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ओखल कांडा ब्लॉक क्षेत्र में 2 और जांच टीमें सोमवार से स्थापित करने के निर्देश एसीएमओ को और उप जिलाधिकारी को दिए हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जांच बढ़ाने के साथ ही वैक्सीनेशन में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश के लाखों लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम प्रति यूनिट मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच इस योजना के जरिए 61 लाख सफेद और गुलाबी राशन कार्ड धारकों को लाभान्वित किया जा रहा है। राजधानी देहरादून के छाजरा स्थित सस्ते गल्ले के विक्रेता योगेश कुमार ने बताया कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों को सरकार की इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही मास्क नहीं तो राशन नहीं जैसे नारे के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है। पालन करवा रहे हैं, बिना मास्क के हम किसी को राशन नहीं दे रहे हैं, पैसों का और फ्री का राशन वितरण कर रहे हैं। रोजाना और सैनिटाइजर वगैरह हमारे हैं, कोविड गाइडलाइन का पालन करा रहे हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की इस पहल की लोग काफी सराहना भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जहां एक और महामारी के कारण काम प्रभावित होने से उनकी आमदनी पर संकट पैदा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन मिलने से अब उनको भोजन के लिए चिंता नहीं करनी पड़ रही है। और मोदी हर यूनिट 5 केजी राशन फ्री दे रहे हैं। मैं उनके इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का टाइम है, न किसी के पास रोजी है न रोटी है। उसकी वजह से थोड़ा सा इससे बहुत मदद हो रही है और हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये काम किया है। मोदी जी ने जो ये फ्री का राशन दिया है, आजकल हमारे पास काम धाम नहीं है, ये बड़ी खुशी की बात है। जो 1 यूनिट पे 5 किलो राशन मिल रहा है और इससे परिवार पल रहा है और काम हमारा चल रहा है, तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर स्पीक के अंतर्गत आज हम आपको मिलवाते हैं वरिष्ठ चिकित्सक न्यूरोलॉजिस्ट महेश कुड़ियाल से। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए डॉक्टर द्वारा बताए गए सुझावों को आप भी ध्यान से देखें और सुनें, ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें। अगर आपको बुखार है, बॉडी है, तो प्लीज, कई लोग गफलत में रहते हैं कि मुझे टाइफाइड है, मुझे मलेरिया है, मुझे नॉर्मल है। प्लीज इस गफलत में ना रही। इस समय 90% बुखार, बॉडी एक, लिथार्जी, जनरलाइज वीकनेस इज बिकॉज ऑफ कोरोना। तो आप अपने डॉक्टर को डेफिनेटली कंसल्ट करें और सलाह लें। जब हम इसको डायग्नोज करते हैं, जब पेशेंट को सस्पेक्टेड केस होता है, 90% हम समझ जाते हैं कोरोना, लेकिन फिर भी कंफर्म करना होता है। तो हमारे पास इस समय मेनली 3 टेस्ट होते हैं। कुछ तो ब्लड के टेस्ट हैं जो कि एविडेंसेस देते हैं कि पेशेंट को किस क्या बीमारी, लेकिन कंफर्म करने के लिए जो पहला टेस्ट है जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं वो है RT-PCR। बहुत अच्छा टेस्ट है, पर प्रॉब्लम ये है कि इसका जो लैब से लोड बहुत ज़्यादा आजकल, तो रिजल्ट आने में 2-3 दिन लग जाते हैं। लेकिन इसकी सेंसिटिविटी 70 to 80% है। मीन्स इसको बीमारी पकड़ने की जो क्षमता 70 से 80% है, उसमें 20% फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट या 30% फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। दूसरा टेस्ट जो होता है उसको हम कहते हैं रैपिड एंटीजन, जो कि बहुत इजीली किया जा सकता है, बहुत लैब सेटअप की जरूरत नहीं होती है और बहुत कॉमनली किया जा रहा है आजकल। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसकी सेंसिटिविटी सिर्फ 30% है, मतलब चांसेस बीमारी पकड़ने की सिर्फ 30% है। और ये टेस्ट अपना रिजल्ट आधे घंटे में 1 घंटे में दे देता है, पर इसकी सेंसिटिविटी कम है, इसलिए इसके लिए लिमिटेशन है। अब हमारे पास कई ऐसे मरीज आते हैं जिनके लक्षण भी हैं, उनका RT-PCR या रैपिड एंटीजन नेगेटिव है, तो उनके अंदर हमने देखा कि अगर उनके अंदर CT स्कैन करें तो CT स्कैन एक बहुत ही अच्छा मॉडलिटी है इन्वेस्टिगेशन का, जो कि हमें बताता है डायग्नोज करने में कोरोना और उसकी सीवियरिटी जानने में और उसके मैनेजमेंट में। तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि CT स्कैन एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन निकल के आया है, जो कि आज डॉक्टर्स की बहुत मदद कर रहा है। और रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे लोगों के अंदर कुछ भय आ गया था कि CT स्कैन करने से कैंसर होने का डर रहता है, तो मैं कहता हूँ ये आप डर ना पालें। CT स्कैन का अगर हम फायदा दिखे तो नुकसान से बहुत ज्यादा है। ये डेफिनेटली है कि CT स्कैन शुरू में ना कराएं। यूजुअली जब सेकेंड स्टेज मतलब माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जा रहे हैं, उस समय शायद CT स्कैन आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा। और आजकल की जो मॉडर्न CT स्कैन उसमें रेडिएशन बहुत कम होते हैं, तो आप बिल्कुल ना घबराइए। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं तो डेफिनेटली CT स्कैन कराइए और रिपीटेड CT स्कैन कराने का कोई
कोई फायदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अपना ध्यान रखिए, जब भी मौका मिले वैक्सीनेशन में जाइए और वैक्सीनेशन कराइए अपना, और ये वैक्सीनेशन ही हमें इस पैंडेमिक से निजात दिला पाएगा। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।